नमस्कार। आप सभी का आज यहाँ राजकमल प्रकाशन समूह के आज के लाइव में स्वागत है। हमारे साथ अनामिका जी उपस्थित हैं और हम लोग आज जुड़े हैं उनके नए कविता संग्रह बंद रास्तों का सफर पे बात करने के लिए। अनामिका दी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पे। बहुत धन्यवाद मेरे साथ बैठ के गपशप करने के लिए। इस बरसाती शाम को तुम्हारे साथ गपशप करना बहुत अच्छा लगेगा। सच में मैं और सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि कब हम लोग आमने सामने होंगे और हम लोग बातें करेंगे बहुत सारी। और मौसम हमारे अनुकूल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनामिका दी, मैं अभी ये आपका संग्रह मेरे पास आया तो मैं देख रही थी, कविताएं पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि 2020 में आपका संकलन आया था, पानी को सब याद था। 2020 ही शायद, है ना? उसके बाद अब ये संकलन आ रहा है और इसके बीच में साहित्य अकादमी है टोकरी में दिगंत का। मैं देख रही थी कि ये तो खैर एक टोपी में एक पंख की तरह है ही पुरस्कार, लेकिन उससे पहले ही हिंदी में आपने एक अलग भाषा, एक भंगिमा, एक अपना नया स्टाइल गढ़ा, अर्जित किया। और न सिर्फ आपने अर्जित किया है बल्कि मैं ये देखती हूँ कि हिंदी ने आपको पाया है। तो ये आपको आपकी कविता को पढ़ते हुए, देखते हुए बार बार मैं महसूस करती हूँ कि शुरू से लेकर 80 के दशक से लेकर अभी तक जो आप कविता के क्षेत्र में सक्रिय हैं, एक अपनी जगह कविता में, एक अपनी भाषा जो आपने दी है स्त्री कविता को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने, हमारी पीढ़ी की बहुत सारी लड़कियों ने, स्त्रियों ने आपको लगभग मुग्ध भाव से पढ़ा है, हमेशा सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि आज की बातचीत की शुरुआत तो हम करें, लेकिन उससे पहले आपसे इस कविता संग्रह में से कुछ कविताएं, जो भी 3-4 कविताएं आप पढ़ना चाहें चुनिंदा, वो आप पढ़ दीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। मैं तुम्हारी ही पसंद की कविताएं पढ़ती हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता आदमी क्या पढ़े। क्या बात है। ये जो पहली कविता तुमने चुनी है, चोरी की किताबें, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है? बेहद दिलचस्प कविता है। गौर से देखती हूँ मैं उस बंदे का चेहरा जो 3 बार सिर्फ इस खातिर जेल गया, लंबी सजा काटी तो बस इस अपराध में कि उसने अपने वेबसाइट पर मुफ्त में मुहैया कराई दुनिया की सारी अनूठी पर महंगी किताबें। क्या यह रॉबिनहुड नहीं, गरीब देशों के उन होनहारों की खातिर जो डॉलरें देकर पुस्तक खरीद नहीं सकते? ज्ञान की पिपासा की यह दुर्गति ज्ञान दान अभियान ही तो है, नन्ही मुन्नी सी यह परम सात्विक चोरी। चरणदास चोरों के समानांतर रॉबिन हुडों और गॉडफादरों का इतिहास है गवाह। चौर कला 64 कलाओं में एक है, खासकर दोस्तों की खातिर इस तरह की माखन चोरी यह तो अपराध नहीं। लाहौल बिला कुवत, इस पर क्या जेल हवालात, बहुत हुआ तो मार दो गाल पर थपकी। बहुत सुंदर। मैं लगातार पिछले समय से जो शोध कर रही हूँ, ये कविता पढ़ते ही मुझे धक से लगी, क्योंकि 15-15 हजार की किताबें, 50 हजार की किताबें, और एक शोध करने वाला समझ सकता है जिसके पास संसाधन नहीं है, वो कैसे उस ज्ञान तक पहुंचे। तो किताबें क्यों नहीं सस्ती हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सच्ची घटना पर आधारित है। सचमुच एक बंदे को जेल हुई थी कि वो मुफ्त डाउनलोड करा देता था शुरू जी। एक थोड़ी सी लंबी कविता तुमने चुनी है, पहले वो सुना दूं। और इसका शीर्षक है उत्तरायण 2। उत्तरायण जब सूर्य होता है, हम सबके मेरा तो खैर
वानप्रस्थ का समय है, उत्तरायण हो गया है मेरा सूर्य। तो इसमें एक श्रृंखला मैंने लिखी थी, उसमें ये दूसरा नंबर है। वैसे तो वक्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट का, फिर भी मुझे कल्पना करना अच्छा लगता है कि मैं कहीं की हूं और किसी की हूं। ज्यामिति की कक्षा में कहती थी सरिता मैडम, कल्पना करो ABC एक त्रिभुज है। यह बात घर कर गई मन में। जिंदगी भर मैंने और कुछ किया ही नहीं, बस कल्पना ही की। ABC एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के एक छोर पर घर है, दूसरे पर दुनिया, तीसरे पर एक जंगल है, और त्रिभुज के बीचों बीच कोई है जो मुझको जानता है ठीक से मेरे सारे आयामों में। जिंदगी भर दोनों साथ चले सोचते हुए, खुद को बदलते हुए हम बदल देंगे यह दुनिया और गढ़ेंगे एक खुशदिल संसार। हवा जहां हल्की हो, उड़ते हुए कदमों से चलेगी, पानी भी रलमल बहेगा, आग धमनियों में बहेगी, पर इतनी मीठी कि उस पर धीरे धीरे शकरकंद पक जाएंगे। माटी से गंध उठेगी हल्की बारिश की, कहीं कोई धुआं नहीं होगा, न आकाश में न ही रिश्तों में। साझी होगी धरती, सब कुछ सबका होगा। एक एहसास भर रहा कि त्रिभुज के केंद्र में कोई बैठा है, पर उसकी सूरत नजर ही नहीं आई। किसी फ्रेम में बंदा अट ही नहीं पाया। बादल बादल जैसी थी उसकी सूरत। सो मैंने बादल के साये में एक पेड़ बोया। ठीक ठाक पेड़ तो नहीं, एक कलम बोई उस पेड़ की जिससे मेरी अपनी बुआ की बुआ की बुआ की शादी हुई थी। मिथिला में सचमुच पेड़ों से ब्याह देते थे। बुआ की बुआ की बुआ के पिता के घर कन्या तो थी, लेकिन इस कन्यादान की दक्षिणा बराबर पैसे नहीं थे, तो पेड़ ही बरा गया। बाकी सब पूछ कर गए, यह पेड़ टिका रहा कासा बियांका के धैर्य से उनके दरवाजे। 4 पीढ़ियों की कन्याओं के वानप्रस्थ का यही साक्षी बना। जब मेरा वानप्रस्थ आया, मैंने इसी पेड़ से जी भर गपशप की। हे पेड़ बाबा, इस जीवन का आशय क्या? जो भी जिया उससे कहा गया, यह जीवन रफ ड्राफ्ट है, इसको फेयर करो, दोबारा लिखो इसको अपने पराक्रम से, खुद को भी दोबारा लिखो। डूब गया बेचारा खुद को लुगदी करके, फिर से लिखने लायक कागज बनाने में, पर दुनिया कैसे लिखी जाती दोबारा एक ही कलम से। सो उसने टोली बनाई, कुछ लोग आजमाए जो दुनिया से नफरत, हिकारत, जहालत मिटा सकते थे, आदमी से आदमी की तरह पेश आ सकते थे, बांट सकते थे बराबर अवसर और संसाधन। हर घर यही तो सिखाता है, अलग अलग भाषाओं में, बांट चोट खाओ गंगा नहाओ। पूर्वज मेरे किसान रहे होंगे, जो बोया सो काटा का तर्क वे समझते होंगे, इसलिए हरदम ही ताकीद करते रहे ऐसी कहावतों से। हर बार जब भी मैं फेर में पड़ी, मैंने इसी पेड़ से पूछा, जिसके बारे में कहते हैं कि यह भी कलम था कभी उस पेड़ का,
जिसके नीचे कुरुक्षेत्र में बिछी थी द्रावक शरशैया भीष्म पितामह की। सो महाभारत का साक्षी रहा था यह, अब भी उसकी भाषा बोलता था। खसखसाती सी निकलती थी आवाज पत्तों से हर हवा के झोंके पर। मैंने जब पूछा कि दुनिया में कौन सदा, कुछ देर को तो वह मौन ही रहा। फिर तेज आंधी की आवाज में सूखे पत्ते बटोरता बोला, बिखेरता बोला, सगा तो वही जो कि कुछ भी नहीं बोला, पर साथ बना रहा, मंथर गति से चलता, आगे बढ़ता जैसे युद्ध भूमि में हाथी बढ़ता है, बौछार तीरों की हर तरफ से झेलता। बहुत खूब। फिर ये कविता एक है जो कोरोना काल में लिखी थी। वो बड़ा दृश्य किसी को नहीं भूला होगा, जब एक साथ बहुत सारे मजदूर दिल्ली छोड़कर जा रहे थे वापस अपने घर। इसी के शीर्षक पर इस संकलन का शीर्षक है बंद रास्तों का सफर। बचपन में देखा था उसको, वह एक बूढ़ा अघोरी था, अपनी मस्ती में चला जा रहा था कि किसी की पुरानी हिलमैन गाड़ी पीछे से मार गई उसको बचाने में जो भी लगे, चुन चुन कर उसे गालियां देता। अरे बेवकूफो, मैं तो किसी सांप की शान से मरने ही चला था। जानते भी हो कि किस शान से सांप मरता है? जब उसकी अंतिम घड़ी आने लगती है, किसी खोह में लेट जाता है शांत। भीड़ भिड़क्के में नहीं मरते जीव जंतु, प्रकृति के दुलारे। उसकी इस बात का तबोताब आज अचानक याद आया, जब देखा टीवी पर सर पर कफन बांधे मजदूर भाई बंधु मेरे चले जा रहे बिहार वापस, लगभग दौड़ते हुए। दिहाड़ी मजदूर पैदल ही गांव चल दिए, जैसे कि सिविल वॉर के बाद भूखे बेरोजगार द ग्रेप्स ऑफ रैथ में। रास्तों का क्या है? रास्ते तो बंद रहे हैं सदा से हमारे लिए। अपना घर ही ठीक है भूखे मरने के लिए। चाहे मड़ई मसक गई हो, खटिया भी उल्टी धरी हो, छीके की मटकी में धोबी चिड़ैया ही वास कर रही हो, घर घर है, वहीं मरेंगे। वे उकता कर बोले, माफ करना कबीर बाबा, उन्हें मोह है अब तक माटी का। अब तक वे इतने सधुआए नहीं हैं कि यूं ही हंसकर कहें, मरना भलो विदेश में जहां नापना कोय, माटी खाए जनावरा महामहोत्सव होए। सर पर कफन बांधे दौड़ रहे हैं बदहवास, भूखे ही ऐंठ कर मरे, इससे बेहतर है कोरोना कवाच। यही सब सोचते हुए दौड़े जाते हैं वे, दौड़ते ही जाते हैं जब तक हो ही नहीं जाते देश काल सबसे परे। पाठकों के लिए बता दूं कि इस संकलन में आखिर में एक छोटा सा खंड है जिसमें ये 3 कविताएं हैं कोरोना काल की। और मुझे लगता है हम में से जो भी इस काल के साक्षी बने हैं, हम लोग, देश, सभी जब अपना इतिहास देखेंगे, जब हिसाब किताब करेंगे जीवन का, तो ऐसे ही उसमें एक छोटा सा खंड इस कोरोना के समय का भी होगा। एक और कविता भी पढ़ दीजिए, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। कौन सी पढ़ूं? दूध की लाज की नाखून, तुम ही बता। नाखून पढ़ दीजिए। नाखून। मेरा अकेलापन मेरे नाखून की तरह बढ़ रहा है, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें हंस रही थीं। खुद से चुटकी लेने की हिम्मत दमक रही थी उसकी आंखों में। चुटकी का उत्तर तो चुटकी ही होता है स्त्री भाषा में। सो मैं बोली मुस्कुराकर, जो अपने बेडौल नाखून जांचने की हिम्मत रखती हैं,
वे जल्द ही उन्हें तराशना भी सीख लेती हैं। सीख लेती हैं रहना चौकस कि मैल बैठे नहीं नाखूनों के गस्सों में। इतने नुकीले तो हों उनके नाखून के काट सके फूलदार क्यारियां कच्चे मैदे पर गुजिया के किनारे किनारे। और अगर कभी गांठ पड़ जाए मन में या ज़ारबंद में, तो नोक नाखून की भिड़ागू खोल लें गांठ। झुग्गी के बच्चों के उलझे बालों से चमकुल चुने और जुए। इतने तो पैने होने ही चाहिए नाखून, या इतने पैने कि अन्यायियों का मुंह नोच सकने की वक़्त रखें। हिम्मत रखें नोचने की, पर नोचे नहीं पिटाकर हर एक बात पर। संतुलन ही तो है बीज शब्द सौंदर्य का, जानती हैं वे, तभी तो अतिरेकों से बाज आती हैं और मजे में इन नाखूनों से लेपती हुई धागे पर मंजा छत पर कनकौवे उड़ाती हैं। वो काटती भी हैं तो कभी दुश्मनी से नहीं, केवल खेल खेल में हंसकर। तो इसी कविता से मुझे एक सूत्र मिला है, वहीं से बात शुरू करती हूँ मैं अपनी। मैं देख रही थी जब आलोचना वाली किताब कर रही थी और आपकी कविताओं पे मुझे लिखना था, तो जैसे मैंने कहा हमारी पीढ़ी की बहुत सारी स्त्रियों ने, पाठिकाओं ने मुग्ध भाव से आपको लगभग पढ़ा। आलोचना करते समय जब मैं और गहरे उतरी तो मुझे बहुत सारी चीजें उसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दी। एक भंगिमा है आपकी कविता में जो जैसे इन 4 कविताओं में भी दिखाई देती है, इस संग्रह में दिखाई देती है, और बल्कि मैं कहूंगी कि राई रत्ती आना शुरू से लेकर अब तक आपकी कविता का जो तत्व है वो नहीं बदला है। उसमें एक लगातार एक विकास, एक ग्रोथ है, एक निखार है जो लगातार उसमें दिखाई देता है, पर वो जो मूल तत्व है वो नहीं बदलता है। और ये जो भंगिमा है, जैसे जो अभी जिस खेल पे खत्म होती है कविता, तो वो खेल जो ऊपर चल रहा है उस सतह के कहीं नीचे आपकी कविता घटित होती है, और वहां तक बार बार पहुंचने की मैंने कोशिश की। मतलब कविताओं में ये दिखाई देता है कान घुमा के पकड़ना, चपत लगाते हुए निकल जाना, जो बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाषा के साथ खेल जाना, महिषासुर के नाखून काट कर उसको नहला धुला के दफ्तर भेज देना, और इस तरह के बहुत सारे खेल जो ऊपर, या जैसे आप कहती हैं कि जोई सोई कछू गावत, तो ये ऊपर जो भाषा का जो ऊपर खेल है उसके नीचे कहीं कविता असल में वहां घटित हो रही है, और वो बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। ये सब चीजें मैं उसमें देख रही हूँ, और मुझे लगता है ये मेरा नजरिया उनको देखने का। मैं आपसे ये तो जानना चाहती हूँ कि आप अपनी इस विकास यात्रा को आप कैसे देखते हैं, और साथ में दूसरी चीज ये भी है कि आपको क्या ये लगता है कि उस तह तक इस ये जो पूरा ऊपर खेल है, जो ही सही कछुगावत है, और जो कान घुमाकर पकड़ना है, या बात कहते कहते कहीं और निकल जाना है, या प्रेम पे बात करते करते प्रेम की पॉलिटिक्स को बड़े प्यार से खींच के ले आना है, इसके तह तक आपको लगता है कि आपकी कविता के संदर्भ में हिंदी का पाठक, आलोचक पहुंचा है? ये 2 चीजें अगर आप एक साथ इन पर बात करें। असल में मैंने बहुत गौर से सुना है, हमारी तरफ जो सामान्य स्त्रियां थी वो हमेशा झुंड बांधकर बातें करती थी तरह तरह की भंगिमाओं में, और प्रायः इन्हीं भंगिमाओं में। इसमें मेरा उतना नहीं है जितना कि मैंने अपने परिवेश से लिया है। मैं, ठीक है कि मेरे घर में किताबें बहुत थी, माता पिता पढ़े लिखे थे, और एक माहौल मैंने उस तरह का देखा, लेकिन फिर भी जो उसका समानांतर दूसरा लोक वाला भी मैंने देखा। लोक की जो स्त्रियां थी, जो माँ से यूं भी मिलने आती थी, या नानी दादी की समकालीन स्त्रियां थी, वो उनसे मिलने आती थी तो इसी भाषा में बात करती थी। वहां दर्द, इतना तकलीफ इतनी गहरी होती थी कि हंसना आ जाता था। एक कहावत है, थोड़ा मारा रोए, बहुत मारा सोए। तो आदमी
जब बहुत गहरी चोट खाता है तो एक खास तरह का नैतिक साहस आ जाता है। और एक रेजिमेंटेड समाज में अगर आप जी रहे हैं और घुघुआ मन्ना करके ही आपको कुछ समझाना है, कड़वे घूंट पिलाना है, तो ये आपके जीने की, आपकी सर्वाइवल टेक्निक हो जाती है, जीवन शैली में शामिल हो जाता है। कि जैसे भ्रमर गीत की गोपियां बोलती हैं, सूरदास भी जिस लय में उनसे बुलवाते हैं, बरकाया प्रवेश उनका भी अद्भुत था कि स्त्रियों का लोक, वहां आप तुम देखती हो कि भ्रमर गीत में भी समूह में स्त्रियां बोलती हैं, है ना। और इसी तरह से ज्ञानी नाम अग्रगण्य है उदो, तो इसी तरह से चुटकी लेते लेते उनसे उनका पत्ता काटती हैं। तो एक तो हमें मुक्ति हमेशा समूह में चली है हमारे यहाँ। और जिन स्त्रियों को मैंने करीब से सुना है, जिनके जीवन में अथाह दुख थे, हर तरह के दुख, अब जैसे उनको हमने लगातार इसी भाषा में हंसते खेलते ही अपने जीवन का मर्म समझाते हुए देखा है। जैसे मुझे एक छोटी सी बात अभी याद आती है कि एक बुढ़ाइन कहलाती थी ऐसी स्त्रियां, मिथिला में 30-35 बरस की उम्र से ब्लाउज पहनना छोड़ देते थे लोग, पूरे तिरहुत में स्त्रियां, खासकर गांव और कस्बे की अंदर, मतलब एक भारत माता का भाव ओढ़ लेती थी और समझ लेती थी कि अब तो मतलब मैं जेंडर से ही मुक्त हो जाती थी, जेंडर से मुक्त हो गई। और ऋतु मुक्ति के पहले ही वो अपने को इससे आजाद समझती थी। और मौसिया में जिस तरह की औरतों का मैंने जिक्र किया है, तो और उसके बाद एक तरह के वैद्य की तरह वो चौराहे पर बैठ के, ये सामने खाट लगा कर बैठ जाती थी और इसी तरह की भाषा में बोलती थी, एक से एक कहानियां। तो एक बटुआ लेके एक दादी बैठा करती थी जो कहती थी, छोटी सी बात अब मुझे याद आती है, जानती हो बुढ़ापा क्या कहता है? अपना मुंह बंद रखो, बटुए का मुंह खुला रखो। जो जिसकी कितनी व्याप्तियां, ऐसी हजार बातें, हजार कहावतें जो बहुत तरह के गहरे विडंबना बोध से निकलती हैं। तो बच्चा तो बंदर होता है, जो मैंने देखा परिवेश से वो इम्बाइब कर लिया। और मुझे चूंकि उन्हीं के आवाज डालनी थी कविता में, उसी शैली में। अब जैसे तुमने कहा कि निकले थे कहाँ जाने को के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, ये वाली शैली जो होती है, ये भी स्त्री भाषा की एक शैली होती है। क्योंकि उनको कोई भी ध्यान से तो पंडिता रमा सुनता नहीं, तो वो जैसे फूल चुने जाते हैं ना, कि कभी इस डाल से चुन लिए, फिर थोड़ी देर गपशप की, फिर उधर से चले गए, दातून लेके जैसे औरतें निकल जाती थी कस्बों में, और सुबह के फूल चुनने के बहाने वो घूमती थी और सबके घर में कुछ कुछ कह के आती थी, सुन के आती थी। तो एक दातून जब तक चबाई जा रही है तब तक वो कहाँ न कहाँ घूम आई और थोड़ा सा फूल चुना, फिर रुक गई, फिर एक किस्सा धारावाहिक चलते थे उनके वो। तो ये मुझे एक खास तरह से वो लोच मुझ में आ गया, क्योंकि मुझ में एक ही चीज ठीक ठाक है कि मैं बहुत ध्यान से सुन लेती हूँ और खूब गौर से देख लेती हूँ। तो वो चूंकि गौर से देखा हुआ था और ध्यान से सुना हुआ था, तो मेरे डर रस गया। मैंने पंडिता रमाबाई की, अभी तुम काम कर रही हो, मैंने भी उपन्यास लिखते हुए उन पर पढ़ा। तो वो स्टेट्समैन हाउस में जब पहली बार पहुंचती हैं तो कहती हैं कि मुझे इतना शोर हो रहा है, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। तो जिसको इरेगरे कहती है बाद में कि एवरी टाइम आई गेट अप आई कैच अ लंप इन माय थ्रोट, एवरी टाइम आई गेट अप टू स्पीक इन द पब्लिक आई कैच अ लंप इन माय थ्रोट। यही महादेवी वर्मा कहती थी, महादेवी वर्मा कहती उन्होंने थी कि मैं भीड़ में कविता पढ़ना अंत में छोड़ दिया था, उन्होंने पंच ही छोड़ दिया था। तो ऐसे रेजिमेंटेड समाज में अपनी आवाज कायम रखने में जो धकधकाहट होती है, उसको छुपाने में भी डर लगे तो गाना गावा ही तो यही शैली हो जाती है, कोई करे तो क्या करे। जो मेरा स्वभाव है, जो मेरे परिवेश का स्वभाव है, जहाँ से मुझे
जीवन का दाना पानी मिला, मेरे सपनों को, मेरी स्मृतियों को, उनको जो खुद सीधा नहीं बोल पाई, उनको दोबारा साहित्य में लाते हुए मुझे उन्हीं की भाषा शैली बोलनी पड़ती है। मैं अकादमिक निबंध की तरह टू द पॉइंट इति सिद्धम क्यूईडी करके नहीं लिख सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्त्री भाषा की एक बहुत बड़ी खूबी है कि जिस पल आप उसका अर्थ निकालने चलेंगे वो थोड़ा और आगे बढ़ चुकी होगी, वो उस पोजीशन से और आगे जा चुकी होगी। और चाइना में इसको टॉक स्टोरीज कहते भी हैं। चीनी साहित्य में इसी तरह की टॉक स्टोरीज हैं हमेशा धारावाहिक, क्योंकि एक बार में मेरी कविता है धारावाहिक चिट्ठियां लिखती हुई औरतें, चिट्ठी लिखती हुई तो सचमुच मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो भगवान को चिट्ठी लिखती थी और एक बार में पूरी नहीं कर पाती थी कि तुरंत सब्जी जलने लगती थी और वो थोड़ा सा अधूरा छोड़ के फिर धारावाहिक गतांग से आगे बाद में बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी आपकी कविताएं मतलब दिखाई देता है कि वो असल में वो कहानियां हैं जो चल रही थी और उनको उठा के उन पात्रों को आप ले आई कविता। नहीं, वो कहानियां वो बालू है जिसके भीतर पानी बहता था। तुम गया में एक जगह है जिसमें बालू के नीचे पानी बहता है, एक नदी है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी वो जैसे आंचल ओढ़ लिया जाता है, घूंघट मार लिया जाता है, और मैं घूंघट की कहानी करूं कि घूंघट के भीतर भी कनखी मार दी जाती है, कनखी ऊँघ लिया जाता है। मैंने एक व्यक्ति का ऐसा भी सुना था कि एक लड़की का कहती कि घूंघट बड़ी कन्वीनियंट चीज है भाई, घूंघट मार लो और अंदर आराम से ऊँघ जाओ, या जीभ दिखा दो किसी को, या अंगूठा दिखा दो, या मन करे तो किसी को कनखी मार दो, ऐसे करके। तो ये घूंघट में जीभ दिखाने वाला मैंने कविताओं में आपको देखा है कई जगह। तो वो एक कन्वीनियंस अब जो है उसी में बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी तो ऐसे ही बुनी जाती है, और स्ट्रैटेजी से ही अस्मिता आंदोलन बिना स्ट्रैटेजी के तो चल मैं नहीं यही आना चाहती थी कि वही ये एक स्ट्रैटेजिक है वो भंगिमा, मतलब उन पात्रों से आपने लिया तो है, लेकिन और वो कहानी सिर्फ बालू है, बालू, लेकिन अंदर कविता ही बहती, वो कविता ढांकनी पड़ती है, वो सेंसरशिप से जूझने की एक तकनीक। जी जी। एक और चीज जिस पर मैं चाहती थी कि बात हो थोड़ी सी, जैसे आप बार बार एक नवल पुरुष की बात करती हैं, एक नया पुरुष है जो बन रहा है। कविताओं में मुझे उसको लेके दो पोजीशंस दिखाई देती हैं। एक तो वो जिसमें एक थोड़ा सा संदेह है कि जैसे प्रेमी को लेके भी, क्या ये मेरी चोटी गूंथ पाएगा, क्या ये मेरे बालों से वो गांठें निकाल पाएगा, क्या ये मिट्टी कोड़ पाएगा, और इस तरह की और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। और वो सवाल जहां खत्म होते हैं, या खत्म तो होते ही नहीं है सारे, लेकिन कहीं एक नो है वहां पे, एक दिखाई देता है कि शायद नहीं। ऐसे ही वो जो कविता है इंटरव्यू, जिसमें एक लड़की जाती है इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठी है, और उस कविता को पढ़ते हुए मुझे लगा था ये तो मेरी ही कविता है, इंटरव्यू बोर्ड को फेस करते हुए क्या ये मेरे भीतर से मेरी प्रतिभा को निकाल के ला भी पाएंगे, ये जो काजू खाने में मस्त इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सबके अनुभव। वहां भी मतलब कविता अंत में आती है तो जैसे वो बेकार नारियल उठा के बस फेंकने से पहले वाली जो भंगिमा है उनकी वही है। तो यहाँ पे भी एक नो है, एक ये पोजीशन है जो मुझे कविताओं में दिखाई देती है, और एक है जिसमें वो वाली पंक्ति है कि महिषासुर के भी मैंने नाखून काट दिए और उसको नहला धुला के मैं दफ्तर भेज दिया, और भी कई जगह इस तरह की चीजें। तो ये दो पोजीशंस हैं जिसमें दूसरे में वो वाली पंक्ति को भी आपकी ले सकते हैं कि पिया मोर बालक मैं तरुणी गोद में, ये तो है, ये तो ये दोनों पोजीशंस साथ साथ दिखाई देती हैं। मैं चाहती हूँ इन पर आप थोड़ी सी बात करें। देखो, हम निराश तो नहीं हुए, एक जैसे अगर संवाद कर रहे हैं हम, इसका मतलब हमने पूरी तरह निराशा अभी निराश नहीं, क्योंकि जब आदमी निराश हो जाता है तो संवाद ही नहीं करता। किसी भी स्ट्रैटेजी में, रणनीति में साम दाम दंड, उसके बाद तो भेद ही हो गया। अब भेद की स्थिति इसलिए मुश्किल है कि ये पुरुष हम
मैं यहाँ पर बायोलॉजिकल मदरहुड या जैविक मातृत्व की बात नहीं कर रही हूँ, आंखों की मातृत्व की बात कर रही हूँ कि हमें कुछ जेनरेट करना है। अब जैसे तुम्हारे अपने छात्र हैं या मेरे छात्र हैं या युवा लेखक हैं या कोई भी अपने से जो छोटा है, जो तुम्हारी बात सुनने को कम से कम प्रस्तुत है, उससे तुम संवाद कर रही हो, मुझे या तुम्हारा साथी पुरुष कोई है, हमदर्द है, तो उससे तुम बात करने का वो तुमने स्थान ली है कि बात करके, क्योंकि जनतांत्रिक अभियान है ना, अस्मिता आंदोलन आखिर तो जनतांत्रिक अभियान का ही हिस्सा है। वो चाहे वो अश्वेत आंदोलन हो या दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श हो या अश्वेत, कोई भी, मतलब जो भी इस तरह के विमर्श, या इवन जो शुरू की प्रगतिशील कविता थी, वो भी तो एकदम घरेलू बिंबों में संवाद ही, अंतरंग स्वर में संवाद ही करना चाहती थी। इसका मतलब कि इसको लाइलाज नहीं माना गया। Men are not beyond repair, ऐसा डंप करने के वाली स्थिति नहीं है। उनमें जो कुछ है, जो निखरने के लायक है, उसको निखारने की कोशिश लगातार जारी है। इसमें निराशा के क्षण भी इंटरमिटेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। जीवन कभी भी 9 रसों, क्या 9 से भी पार कोई रस, कुछ रस होते हैं जिसमें सभी 2-3 रस एक साथ मिल जाते हैं। वात्सल्य और विभत्स, वात्सल्य में विभत्स और करुणा में वीर, सारे रस गडमड हो जाते हैं। तो कुछ मॉकटेल्स भी बनते हैं रसों के, मुझे ये कहना है। तो उस तरह की भी स्थितियां झेल कर भी हम लगातार कोशिश तो कर ही रहे हैं। जैसे बंजर जमीन में कोई हल चलाता है तो चलाता ही जाता है, बीच में थक जाता है, फिर चलाता है, क्योंकि हम एक नया परिवेश गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ तुम्हारी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, हमसे भी बड़ी जो पीढ़ी है, हम सब मिलकर कहीं कुछ महसूस करके एक खासे कन्विक्शन के सहारे ध्रुव स्वामिनियों के धीरज से जो नया चंद्रगुप्तों का समाज गढ़ना चाह रहे हैं और रामगुप्तों को एक तरफ करना चाह रहे हैं कि भाई तुम भी देखो ये तुम कहाँ हो। तो ये जो आँख खोलने वाली स्थिति है, ये हम करने की कोशिश तो लगातार ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये और एक ही भाव की कविताएं नहीं आती, निराशा आती है। निराशा जीवन का एक बहुत ही जरूरी अहम हिस्सा है, क्योंकि वही हम लोगों को मेडिटेशन की, अपने भीतर झांकने की फुर्सत देता है। हमारी एक सांस बाहर जाती है, सुजाता तुम तो खुद जानती हो, तुम अंतर्मुखी हो इस तरह से, जैसे कोई भी क्रिएटिव आदमी हो। एक सांस तो बाहर आती है, दूसरे अगले क्षण लौट भी आती है, अपने पास लौट आती है, अपने भीतर झांकती है, अपने बाहर लौट आती। इतिहास से लेकिन सुजाता हमने ये सीखा है कि जितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हो, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो या कोई भी, वो अपक्रांति में बदल गई। रिएक्शनरी फोर्सेस आ गए, क्योंकि थीसिस के बाद एंटीथीसिस कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? मैंने सोचा तो लगा, बुद्ध के आश्रय मुझे ये समझ में आया कि आत्मक्रांति के बिना अगर हम अपने भीतर अपना परिवर्तन घटित नहीं करते, या जो हमारे आसपास लोग हैं, दूध की लाज, हिंदी के कुछ मुहावरे मुझको बहुत तंग करते हैं, जैसे कि दूध की लाज। जब मैं कुछ मनमानी करने की ठानती हूँ, एक गुरिल्ला दस्ता मुझे घेर लेता है, सुभाषितों, कहावतों का। उनसे किसी तरह पीछा छुड़ाओ तो कंठ पर सवार हो जाते हैं। कबीर की साखियां और रहीम के दोहे सबसे ज्यादा मुझको नजरबंद रखते हैं, लेकिन हिंदी के मुहावरे। दूध की लाज, अरे बाबा, मुझ जैसों की मुश्किलें आप समझ नहीं सकते। रखने पे आऊं तो बहुतेरी भाषाओं के दूध की लाज रखनी होगी मुझको। मातृभाषाएं तो पिलाती ही थी, मुझे मुहल्ले की भाषाएं भी दूध पिला देती थी। जब माँ कहीं और काम में फंसी हो और मैं किसी आदि स्वप्न की गोद से गिरकर
जग जाऊं अचानक सुबकती हुई। एक मातृभाषा है, 55 मौसी चाची मामी भाषाएं हैं मेरी, और सबके दूध का कर्ज है मुझ पर, सबसे ज्यादा तो उर्दू का, जो मेरी माँ की है जुड़वा बहन। दोनों ही छावनियों में जन्मी थी, सारे मोहल्ले की थी मुँह लगी, बागी थी दोनों सदा से ही, और घर की सबसे छोटी बेटी होने के चलते सबकी सदा मुँह लगी। ऊंच नीच नहीं मानती थी, एक ही चटाई पर बिताती, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज को अलग अलग कोटरों से गिलहरियों की लय में बढ़ते चले आते, शब्दों से खेला करती दिन भर मिलजुल कर, कभी कभी आपस में लड़ती भी, पर फिर गले मिलकर सो जाती। ऐसे ही एक के गाल पर ढलक आते मोती दूसरे की आंखों से, एक के बिना काम चलता नहीं दूसरे का। दूध की लाज अगर रखनी हो तो ब्रज भाषा अवधी और छत्तीसगढ़ी, बज्जिका मैथिली, अंगिका मगही भोजपुरी, कुमाऊनी गढ़वाली जैसी 55 मिष्टी मुख भाषाओं की भी रखनी होगी मुझको लाज, क्योंकि मेरे खून में धार सबकी है। भाषाएं, नदियां और औरतें बहती हैं सदा ही गले मिलकर, जानती है निभाने रिश्ते, जानती है निभाना रिश्ते, दूध के हों, रूह के या लहू के। बीच में मेरे और उनके, ये इंटरव्यू बोर्ड का है चित्रण, बीच में मेरे और उनके एक मेज है गोल शीशे की, उस शीशे से में मेरी फटी कुहनियां 52 हिस्सों में चकनाचूर परछाइयां डगमगा रही हैं। बार बार मेरी नजरें झुक जाती हैं, टिक जाती हैं चप्पल पर। कोल्हापुरी चप्पलें कमला नगर से खरीदी थी, चप्पल पर कीचड़ है, महा चकाचक फर्श का वो मजा किरकिरा कर रहा है, स्वभाव से किरकिरा, प्यारा पर जरा सिर फिरा। यह कीचड़ मुंह पर पुत जाएगा यदि नौकरी न मिले। 12वीं इंटरव्यू के बाद भी। इंटरव्यू बाबा रे, मेरी अंतर्वीक्षा, वो जो बैठी है ना देव सभा मेज के दूसरी तरफ, क्या इसमें धीरज है मेरे भीतर झांकने का? कैसे मैं कर लूं विश्वास ये अच्छे अन्वेषक है, पुरातत्ववेत्ता जो बोर्ड मेंबर को होना ही चाहिए। मुझको नहीं लगता मेरा खजाना ये धीरे धीरे कोड़कर बाहर ला पाएंगे, उद्घाटित कर पाएंगे मुझ में छिपी हुई 8 सिद्धियां और 9 निधियां। मुझको तो चाय भी नहीं पूछी, आराम से चाय पिए जा रहे हैं, अकेले अकेले, मुझसे भी ना पूछे कि तुम पियोगी क्या, लो इतना थरथरा रही हो तो एक घूंट पी ही लो। मुझको नहीं लगता कि ये सब मुझसे मिलेंगे जैसे मिलना चाहिए आदमी को आदमी से, या बकौल पोरस राजा को राजा से। काजू खाते खाते ये मुझको जांच रहे हैं मुंह पर ऐसी हिकारत लिए जैसे बंदर जांचा करते हैं नारियल दूर उठाकर फेंक देने के पहले। ये है इंटरव्यू। जी, न जाने कितनी लड़कियों का ये सच है।
मुझे मिलाकर। हम सब मेरे भी जीवन का होगा तभी। जी। अच्छा, हम लोग आजकल स्त्री भाषा पे अब हमने काफी बात करना शुरू किया है, हिंदी में बात होने लगी है स्त्री भाषा जी। पे। तो यही जो कविता आपने पढ़ी थी नाखून, मैं इसलिए भी चाहती थी आप उसको पढ़े क्योंकि उसमें एक सूत्र पंक्ति है, खुद से खुद की चुटकी लेना ही तो स्त्री भाषा है। हाँ। तो इस पंक्ति को आप खोलें तो हमारे पाठकों के लिए बहुत अच्छा होगा। देखो, ग्लूम में आदमी की रूम, जैसे ब्यूटी पार्लर अगर कोई गया हो तो ये अनुभव हुआ होगा उसको, और या सर्दी से अगर नाक जबक गई हो और उसको खोलने के लिए भाप लेना पड़ रहा हो, कभी भी जब रोम कूप बंद हो जाते हैं, निराशा में तो बिल्कुल हो जाते हैं, आत्मा के रोम कूप एकदम से बंद हो जाते हैं, तो हंसने से वो रोम कूप जो है ना, रंध्र कूप, वो खुलने लगते हैं। जैसे कि नाक जबक गई हो, आप भाप लेने लगे तो आपकी नाक धीरे धीरे खुल जाएगी और आराम से सांस आने लगेगी, और उसके बाद आपकी जान में जान और सांस में जब सांस आएगी तो सोचने का आकाश विस्तृत होगा, और जो आंखें सिर्फ अपने आप पर टिकी हैं वे उठकर दुनिया को बृहत्तर सच को देखने लगेंगी, और जब वो बृहत्तर सच ने देखने लगेंगी, अपने से बाहर टहलने निकल जाएंगी और बाहर से अपने को डूबा घूम के देखेंगी, तो फिर ज्यादा लगेगा कि ये जो वैयक्तिक यातना है मेरी, वो वैयक्तिक नहीं है, इसका सामाजिक संदर्भन कहीं और है, हो सकता है, और इससे बहुत ताकत मिलती है। फिर हम बराबरी का जो समाज गढ़ने चले हैं सुजाता, उसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हंसी एक बराबरी का, एक बार में सारे पदानुक्रम ढा देती है कोई चीज, तो वो है हंसी। अगर हम खुल के हंसते हैं अपने साथ या अपने सामने वालों के साथ, तो पदानुक्रम टूट जाते हैं। हम लोग इंटरव्यू की बात करते समय भी जानते हैं कि जिस समय बोर्ड के मेंबर मुस्कुराए और उनको हमने किसी बात पे उनको हंसा दिया, तब फिर हमारा सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि हंसने से रोम, जो रूंधे हुए रोम है ना आत्मा के, वो खुलते हैं और आदमी को सच्चाई दिखाई पड़ने लगती है। सच्चाई के कितने आयाम होते हैं, उन सब आयामों की ओर एक बार में तो हमारा ध्यान जा ही नहीं सकता, लेकिन जब तो एक तरह से प्रतिरोध, जैसे निराला अपनी की नायिका के बारे में वो कहते थे, निराला, कि वो हंसी बहुत कुछ कहती फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दांव बंद, तो खुद से खुद चुटकी आदमी को कोई और समझाने तो आएगा नहीं, कोई और तो रूठ के बैठी रह जाती है औरतें की कोई मनाने आए, कोई मनाने तो आता नहीं, बहुत ही कम ऐसा होता है। 3-4 शाम भी अगर आप बिना खाए हुए रूठी हुई सी अपने सब काम किए जा रही हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप रूठी हुई हैं, तो आप स्वयं को ही मनाती हैं, हजार उपाय करके, खुद से ही चुटकी लेके, खुद को ही तरह तरह से जी अपना बहला के, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए भाव से निकल जाती। तो चुटकी लेना एक तरह से खिड़कियां खोलना है, अपने निराशा से जो हमारे रंध्र को मुंद गए हैं वो खोलना है, और अपने से बाहर निकलकर दूसरे की बाह, जो दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह की स्थिति में ऊब चूब कर रहा है, उसकी बाह पकड़ लेना है। ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हम बदलाव की बात करते हैं, सुनाई देता है बदलाव, जबकि ऐसा कहीं कुछ है नहीं। बहुत सुंदर तुमने बात की, हम बदलाव की बात कर रहे हैं और बदला सुनाई देता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात की। तो ये जो फेमिनिस्ट यूटोपिया है, जैसे आपकी ही अगर मैं पंक्तियां पढ़ूं, तो आइए हम जीत हार सब बांट लें, आइए हम बाहर एक दूसरे के साथ बांट लें, आइए बाहर को हम बांट लें, सबकी जीत हार को हम बांट लें, तो ये वाला फेमिनिस्ट यूटोपिया जो है वो आपके संग्रह में भी, बाकी तमाम संग्रह में भी, वो मुझे बार बार वो चीज दिखाई देती है। और इसलिए मैं सोच रही थी कि बात को खत्म करने से पहले इस आज की बातचीत को हम जरूर बात करें समकालीन जो स्त्री कविता है उस पर, क्योंकि आप मतलब
देख देखो, रही हैं अपने सामने हाँ में मैं देख उसको रही हूँ, मैं देख ग्रो रही हूँ, करते हुए देख रही ये हैं। देख रही हूँ। देखो, दो तरह की कविताएं अ, अ, लिखी जा रही हैं। एक तो स्त्री नागरिकता का जो बोध है उससे भरी हुई, और एक जो है वो स्त्री फैंटेसी, जैसे मुंहलगी बेटी होती है ना, यथार्थ की मुंहलगी बेटी होती है फैंटेसी। तो अगर हम फैंटेसी की भी बात कर रहे हैं तो भी यथार्थ से हम कटे हुए नहीं। और अगर हम नागरिकता का सवाल भी फैंटेसी के, और जैसे यूटोपिया तुमने कहा, सदिच्छा, यूटोपिया का क्या अनुवाद होगा? सदिच्छा। अगर हम सत्य के साथ, इच्छा के साथ सत्य नहीं जोड़ पाते, सद नहीं जोड़ पाते, तो हमारी इच्छा किस काम की? इच्छा तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबका भला हो और अपना भी हो जाए। तो इसलिए यूटोपिया और आशा के सिवा हम करें क्या? सवाल है कि बार बार मुंह की खाने के बावजूद, लेकिन क्रोध, हमने देखा है कि क्रोध पचा के जो लोग वाक संयम से लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये दूसरा या तीसरा चरण है आंदोलन का। कोई भी आंदोलन शुरू में थोड़ा लाउड होने के लिए अभिशप्त होता है, क्योंकि बातें, जैसे कि हमने पहले कहा कि उनकी बातें सुनी नहीं जाती, तो जोर से बोलनी पड़ती हैं और अभिधा में बोलनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे मुद्दे साफ होते जाते हैं हवा में, फिजा में, अब सब लोग जानते हैं कि मुद्दे साफ हैं। करीब करीब हमारी पिछली पीढ़ी के लोगों ने इतना लिख पढ़ लिया है कि क्या हमारा इच्छाओं का संसार है, हम चाहती क्या है, ये स्पष्ट है। मुख्यतः हम एक दोस्त समाज बनाना चाहती हैं, और एक दोस्त पुरुष के साथ, है ना, मुख्यतः हम यही चाहती हैं। और इस दोस्ती का संसार, एक जनतांत्रिक वैभव का संसार हम चाहती हैं। तो ऐसे में अगर क्रोध करके खूब जोर जोर से थाली बजा बजा के कुछ कहा जा रहा है, तो एक तरह का वो स्टीरियोटिपिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। जो भी आंदोलन से कविता निकलती है, वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से निकलती हो, या फिर नेग्रिट्यूड से निकलती हो, या फिर वो स्त्री और दलित आंदोलन से निकलती हो, जो भी कविता तीसरे चरण, दूसरे चरण में भी पहुंचकर लाउड होती है, उससे एक तरह का उसका स्टीरियोटिपिकल विषय वैविध्य उसका चुनौती से भर जाता है। मतलब विषय एक तरह का भंवर बन जाता है, वो क्लीशे बहुत सारे होने लगते, और क्लीशे तोड़ के संतुलित स्वर में व्यंजन, भाषा की जो लक्षण और व्यंजना शक्ति जिसमें है, आज तुम्हारी पीढ़ी में वही कवियत्रियां बेहतर लिख रही दिखती हुई जान पाती हैं, जिनके यहाँ क्लीशे नहीं है और वाक संयम है, और एक महीन सा ह्यूमर है। और अगर वो टहलती घूमती हुई भाषा भी लिखती हैं, जिसको इरिगेरी पुश एंड जॉय ऑफ लैंग्वेज कहती हैं, उसके तर्ज में भी लिखती हैं, घूमती फिरती टहलती हुई भी भाषा लिखती हैं, तो भी एक तरह का वाक संयम उसके लिए भी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी और किसी भी तरह से। आखिर कविता इशारों में बोलती है ना, कविता तो इशारों में बोलने के लिए आपके विवेक पे इशारों में उसको बात करना चाहिए। बिल्कुल आपके विवेक पर भरोसा करती है, इसलिए इशारों में बोलती है। और वही कवियत्रियां तुम्हारी पीढ़ी में भी अच्छी हैं, जिनको ये इशारों में बात करना आता है, और जो बहुत लाउड नहीं होकर भी व्यंजना भाषा की लक्षण और व्यंजना शक्ति से काम करती हैं। कुछ लोग अभी आवेग में हैं, लेकिन खौलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, ना अपना न दूसरे का। जब तक आप झील की तरह नहीं होंगी, तब तक न सामने वाले को उसमें अपनी तस्वीर दिखेगी, ना आपको अपनी तस्वीर उसमें दिखेगी। तो खौलते पानी में कुछ नहीं होना है, आवेग खिरा के संवाद की ओर प्रस्तुत होना है। और तुम जैसी जितनी भी समझदार और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, या जीवन के अनुभव से जिन्होंने करीब से आंखें मिलाई हैं, ऐसी लड़कियां हैं, उन पे मैं बहुत उम्मीद करती हूँ। कुछ लोग हैं जिनका आवेग खिराया नहीं है, उनके लिए इंतजार किया जा सकता है कि वो दिन भी आएगा जब उनका आवेग खिरा जाएगा। जरूर। तो अनामिका दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन जरूर हम दोबारा फिर कभी आपसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, आज समय देने के लिए। थैंक यू।